नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले बताइए कि आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ठंडा गया। अब ठंडा गया, गर्मी आ गया, तो अब खुले आसमान के नीचे भी हम बैठ के पढ़ सकते हैं। और ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है। बस इतना समझ लीजिए कि एक चादर का ठंडा बचा हुआ है, और उसमें भी अगर आप पंखा चलाते हैं तो भोर में ठंडा लगेगा, है या नहीं है? ऐसा ही है। लेकिन रात में तो आप आराम से पूरे शरीर को फ्री रख के पढ़ सकते हैं। पहले था रजाई तलाई में घुस के पढ़ना पड़ता था, बड़ा मुश्किल हो जाता था। कभी ये टेढ़ हो जाता था, कभी इधर दर्द करने लगता था, कभी सीने भरे पड़ते थे, वो दर्द करने लगता था। हालांकि पढ़ने का वो आइडिया गलत है। जहां तक मेरा मानना है कि जब भी पढ़ाई कीजिए तो एक स्टेट फॉर्म लीजिए, स्टडी टेबल पर बैठिए और तब पढ़िए। 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, लेकिन उस वे में पढ़िए। क्योंकि आप सो के पढ़ रहे हैं तो आपका इतना तो तय है कि कंसंट्रेशन पूरा नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने शरीर को आराम भी दे रहे हैं और अपने दिमाग को परेशान भी कर रहे हैं। और दोनों एक साथ काम होना लाजमी नहीं है, उतना बेहतरीन नहीं है। इसलिए स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़िए, सबसे अच्छा रहेगा। खैर चलिए, हम लोग जो है आज सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे, और सेट नंबर 3 में भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उसको देखते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं। और अपने जो ज्ञान है उसको क्या करते हैं, उड़ेलने का काम करते हैं। मतलब जो है हमारे अंदर, जो हमने पढ़ा है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, या अभी तक जो भी पढ़ा है, उसको क्या करते हैं, एक बार वो घाटने का काम करते हैं। घाटने से क्या होगा कि वो नहीं करते हैं नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, इधर वाला उधर जाएगा, उधर वाला नीचे जाएगा। मतलब सब जो है रोटेट करेगा। तो इससे क्या है कि पता चलता रहेगा कि हमको कितना याद है, क्या भोर पर आ गए, इसमें क्या नया जुटा, क्या हम काट के हटा दिए। हम आपको पहले भी बताए थे मेरे साथियों कि 5 क्षेत्र तक का जो डिस्कशन है उसमें हम लेवल को थोड़ा सा कम रखेंगे, डिस्कशन का भी। हालांकि प्रश्न का लेवल में कोई तरह के बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये तो ओरिजिनल प्रीवियस है। प्रीवियस हो जाने के बाद फिर हम जो एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन जो लेंगे उसमें बदलाव करेंगे, और उसमें केवल और केवल वही क्वेश्चन होगा जो आपको एकदम जो है मेरिट तक पहुंचाएगा। ठीक ना? हम आपको बता रहे हैं ना, ये 50 और 55 जो आप टेस्ट में मार रहे होंगे, इससे नहीं होने वाला है। मात्र 5500 वैकेंसी है, और बीटेक वाला, एमटेक वाला, पीएचडी धारी, इन सारे डिग्रीधारियों से आपका कंपटीशन है। आप तो आईटीआई करके बैठे हुए मसल दिए जाओगे। हमने क्या देखा, पिछली बार जितना का जो सिलेक्शन हुआ है एलपी टेक्नीशियन में, उसमें से अधिकांश बच्चे बीटेक का था। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी किया, सब मेरे एज में बड़े भी है। मैंने सारे भैया, सारे जो भी सर्कल के दोस्त हैं उस सब से बात की कि आखिर कैसे होगा। तो उन्होंने हमको एक बहुत अच्छा बात बताया कि जो भी चीज पढ़ते हैं उसका रिवीजन जरूरी है, हर दिन टेस्ट मारना जरूरी है। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं मारिएगा तो पता नहीं चलेगा कि हम किस सेक्शन में गड़बड़ा रहे हैं, मेरा लेवल क्या है। जिस सेक्शन को हमने पढ़ा, क्या उसमें से हमें पूरा याद है या केवल पढ़ के रह गए, है ना? पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, जो इधर से पढ़ गए उधर खत्म किए, हटाओ भाई, अब कल फिर पेपर नया आएगा। आप किताब पढ़ रहे हैं, उसी चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा। 10 किताब पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ जाओ, समझे? और हम आपकी दर्द को समझ सकते हैं कि अभी बेरोजगारी आपके जो है आपको तंग कर रहा होगा। आपको अपनी जिंदगी से ज्यादा जो है ना मौत प्यारा लगने लगा होगा। लेकिन आप उम्मीद रखिए, एक बीज भी जमीन के अंदर जब गाड़ दिए जाते हैं तो एक उम्मीद किया जाता है कि वह निकल के जो है धरती चीर के निकलेगा और पूरे जमीन पे राज करेगा, पूरे भूमि पे राज करेगा। यही होने वाला है यहाँ भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन शुरुआत करते हैं। पहला नंबर सवाल जो है उसको देखते हैं
किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता। आइए सवाल पे आइए। और एक बात और, कॉपी कलम लेके बैठिएगा। पता है क्या है कि अब आप जो सोचिएगा कि हमारा जो आता है से बात लिखाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो आता है उसमें से 3 पॉइंट लिखाएंगे और 3 पॉइंट हम अपन ऐड करेंगे, यानी 6 पॉइंट लिखाएंगे, जिसमें से 3 आपको आता है, 3 हम अपने तरफ से देकर जाएंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप रुकिए, और हम कह रहे हैं कि आपको आता है ना, ये बात आप समझते हैं ना कि हमको आता है, ये बात मानते हैं ना कि आता है, तो एक बार रुक के देख लीजिए ना कि आपको क्या क्या आता है। देखने में क्या जाता है? अरे बेवजह रील्स देखते रहते हैं, आए तोहर रस बड़ा लीला तू सीला लागेलू, ये सब अभी चल रहा है रील्स में, कुछ ज्यादा ही चल रहा है। हम तो खैर थोड़ा बहुत खाने का समय देख लेते हैं, या खाने के बाद कुछ देर जो आराम करने का समय होता है उस समय थोड़ा बहुत देख लेते हैं 1-2, लेकिन हमारे रील्स में केवल जो है ना वो अयोध्या के भगवान प्रभु श्री राम जी का चित्र आता है, और उसमें बैकग्राउंड जो है गाना है उसमें यही लगा रहता है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो जैसा देखिएगा वैसा वैसा आते जाएगा। आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई का जमाना है। आपके विचार को कैच करता है और आपको वही चीज भेजते रहता है, तो आप देखोगे जैसा आपको मिलेगा वैसा, है कि नहीं? तो इसलिए जो है रील्स भी देखिएगा तो बहुत सारे टीचर्स का जो है ऑप्शनल कोई कॉन्सेप्चुअल जो है वीडियो डाला हुआ रहता है, और वो एक बहुत कारगर काम करता है। मैंने इसका एहसास किया है, मैंने तो एक कॉपी बना लिया है रील्स का। अगर हम रील्स देखते हैं तो अगर हम देखते रहते हैं तो कोई टीचर का कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है, और हम उसको क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। आप भी ऐसा करो, हम सही बता रहे हैं, आप भी ऐसा करो, क्योंकि रील्स में कोई भी एक अच्छा ही क्वेश्चन, एक अच्छा ही कंसेप्ट लेकर लोग आता है। ये नहीं कि कुछ भी कट करके डाल दिया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो चाहता है, उम्मीद करता है कि रील्स वायरल हो जाए, लोग देखे इसे, लोग जाने इसे, लोग समझे इसे, लोग पहचाने इसे, क्योंकि उसकी वजह से उसका पहचान होगा, इसलिए ऐसा करता है। ठीक है, तो आप लोग भी रील्स जब देखिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी टीचर का पॉइंट बाय पॉइंट जो कट बिंदु आता है, ऐसा ना कि बस खाली वो जो पावर झम कैले से ना होला, यह सब मतलब जो चलते रहता है, इसे मत देखिए। ये सब कोई चीज अच्छा नहीं है, ये आपके सफलता का बाधक है, ये आपके सफलता का गति नहीं दे सकता है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? अच्छा, एक शब्द आ गया है प्रतिरोधकता। चलिए हम आपको क्लियर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या ऐड करेंगे और क्या क्या ऐड नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। आपको एक नया पेज ही ले लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। तुम मुझसे मिलना कहाँ हो? ये वाला। चलिए आइए, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे साथ ही। यह प्रतिरोध और इधर लिखते हैं प्रतिरोधकता। क्या? प्रतिरोधकता। चलिए, प्रतिरोध जो होता है इसका V बराबर IR, ये तो आप जानते होंगे, या जानते हैं कि ओम के नियम से इसका नियम आता है V समानुपाती I, यानी कि V बराबर में IR। यानी यहां से निकाल सकते हैं कि R बराबर हो जाएगा V बटा I, या यहां से आप R का मान निकाल सकते हैं। अब ये जो R है यही तो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, यानी कि आप लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला ओम के नियम से आता है। ये फॉर्मूला कहां से आता है? ओम के नियम से आता है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं प्रतिरोध का मात्रक। आप यहां से देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या हो सकता है। V मतलब वोल्ट और I मतलब एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। पहला, इसी को हम लोग एक लाइन में ओम कहेंगे क्योंकि ये ओम के नियम से आता है, और इस संकेत का नाम क्या है? ओम।
इस संकेत का क्या नाम है? ओम। इसको क्या बोलेंगे? ओम। ये सत्ता आप लोग जानते हैं, हमको पता है, जानते हैं। हम इस पे कोई तरह के बात ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक ना। एक फॉर्मूला यहां से भी आएगा, आई, आई बराबर में भी बटा आर। अब यहां से इसको छोड़िए, यहीं तक छोड़िए। अब मेरे भाई, प्रतिरोध जो है किस किस पे निर्भर करता है? क्योंकि सबसे अधिक बार सवाल यही पूछा गया है कि प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है, और ये फॉर्मूला ओम के नियम से आया है। आप शांत रहिए, ओम के नियम ही बताएंगे। आज रसगुल्ला बटेगा और ऐसे बटेगा, ठीक है। चलिए, हम क्या पढ़ा रहे थे आपको? प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है? प्रतिरोध निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है? तो आपको पता है कि अगर चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कि प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है? तो लिखते चलिएगा आप लोग, चालक तार की लंबाई पर। लंबाई पर। आयुष छोट नहीं हो सकता है? क्या किया तुम, इसे छोटा कर दो मेरे भाई, इसको हम कवर करे। तुहरा आँख नीला नीला, तू सीला बारू का। क्या बात है या। चलिए, काम चला लेंगे क्या? आप लोग भी चला ही लीजिए। दूसरा, दूसरा क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। तीसरा, चालक तार की प्रकृति पर। चालक तार की प्रकृति पर। चौथा, और चौथा क्या है? तापमान पर। तापमान पर। और पंचमा है प्रकाश पर। अब आप कहोगे कि हम ये नहीं जानते हैं, हम कहेंगे कि ये आपको जानना पड़ेगा क्योंकि आपने इसको पढ़ा है। लेकिन प्रकाश के बढ़ने से चालक तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि ये इस बार आप ही के एग्जाम में पूछा था, मेरे भी एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो एक नया ऐड हुआ। तो ये तो हो गया प्रतिरोध के बारे में। आइए प्रतिरोधकता को देख लेते एक नजर, वरना ये क्या सोचेगा कि बात तो मेरा, मामला तो मेरा था, ये तो बता दिए छोटका भाई के, हमारे बारे में तो बतावे नहीं किए। ये छोटका भाई है, ये बड़का भाई है, ठीक है। चलिए प्रतिरोधकता के बारे में बता देते कि आर बराबर होता है रोह इंटू एल बाई ए। इसका ये मतलब है कि अगर हम रोह निकालेंगे यहाँ से तो रोह बराबर में हो जाएगा आर में ए से गुना कीजिए, नहीं, अरे ये नहीं कीजिएगा, आर में ए से गुना कीजिए और एल नीचे कीजिए। यानी आप यह कह सकते हैं, अगर अपने सेंस से कहिए तो ये कह सकते हैं कि रो जो होता है, रो ई प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसका समानुपाती और लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बात और बता देते हैं कि जो रो होता है, रो का मात्रक, रो का मात्रक ये होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है मेरे भाई? ओम मीटर। अभी रुक जाइए, ये रो किस किस पे निर्भर करता है? रो निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है, पहला करता है तापमान पर और दूसरा करता है प्रकृति पर। किस पे? प्रकृति पे। चलिए, तो इतना बातें आपको जानना था, इतना बातें क्या करना था? जानना था। हेलो, हाँ, इसको नोट कीजिए आप लोग। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के बारे में इतना इंफॉर्मेशन आप जानिए अभी टेस्ट नंबर 3 तक, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेरा एक कॉल आ रहा है।
हेलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, समय ना गवाते हैं। इसको तो आप लोग देख लिए होंगे, अगर लिख सकते हैं तो आप रोक के लिख लीजिए। ये टेस्ट नंबर 3 तक का डिस्कशन है, औकात अभी इससे भी ऊपर जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, अभी हम छोड़ने वाले नहीं है। थोड़ा सा और इसको हम बढ़े। आइए ओम के नियम पर चलते हैं। एक पेज लेते हैं नया। नया पेज कहाँ से लिया हो? चलिए एक नया पेज लेते हैं, ओम के नियम को देखते हैं। ओम का नियम। ओम के नियम कहता है कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसके धारा के समानुपाती होता है। फिर से समझिए, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है, यानी यहां से लिख सकते हैं भी समानुपाती आई। यही तो बोले थे कि भी बराबर में आई आर, यही तो निकाले थे आर बराबर में भी बटा आई। ये बात तो अभी बता ही चुके हैं, लेकिन हम ये बताने के लिए नहीं आए हैं। हम ये बताने के लिए आए हैं कि इसमें एक ग्राफ पूछा जाता है, और एक ग्राफ है भी आई ग्राफ। कौन ग्राफ? भी आई ग्राफ। इस ग्राफ में स्लोप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। एक ग्राफ को ऐसे लेके चलिए, मान लीजिए कि भी ए है, ये भी बी है, ये भी सी है ना? तो याद रखिएगा स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। स्लोप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो देखिए ना, इसका स्लोप कम है कि बढ़ल है? अरे कम ना है। अब इसका कम है तो प्रतिरोध बढ़ल ना होगा, नहीं समझे? स्लोप बढ़ेगा, इसका तो स्लोप कम है तो प्रतिरोध घट नहीं जाएगा, मतलब भी ए सबसे अंतिम में आएगा नहीं। उसके बाद इसका और बढ़ गया, यानी कि ओकरा से बढ़का भी बी, एकरा से बढ़का भी सी का। बुझाइल? एक कंसेप्ट है। यहां से ग्रुप डी का औकात यहां पहुंचा। हम से जो है वो किनारे पर छपर छपर कर रहे हैं। झमकैला से होई? किनारे पर छपर छपर कैला से एग्जाम निकली हो ना? ये ओम का नियम है। ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम लिख लीजिए। हालांकि लागू तो बहुत चीज पर नहीं होता है, लेकिन जैसे अर्धचालक पर लागू नहीं होता है, अर्ध चालक पर लागू नहीं होता है। अब अर्धचालक तो ट्रांजिस्टर में भी होता है, यानी कि ट्रांजिस्टर पर लागू नहीं होता है। बुझाइल? हालांकि बहुत चीजों पर लागू नहीं होता है, लेकिन फिलहाल इतना तक जानिए ना, ठीक ना? चलिए अब पहला सवाल का जवाब हम लोग देखते हैं, और वो आते हैं सवाल पे। बोल रहा है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो हमने अभी बताया है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से तापमान पर, आय हाय हाय हाय, काहे रूस गलू हमरा से हो, हाँ, तापमान पर निर्भर करता है। और एक और चीज पर निर्भर करता है, वो चीज है प्रकृति। वो चीज क्या है? प्रकृति। दो चीजें पे निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़े, चलिए लेके चले दूसरा नंबर सवाल पे। अब सवालों के दुनिया में आते हैं। हाँ, ये है सवाल। पहले तुम हटो। सवाल है निम्नलिखित निम्नलिखित में से, तो इन्ने कला लिख लो हो राजा। चलिए इसको हटाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? देखिए विद्युत ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो होता है ये होता है आपको क्या होता है बताइए आप लोग? विभवांतर, विभवांतर
और गुने में समय, बोलिए समय। विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुने समय, होता है या नहीं होता है, ऐसे बताइए, होता है या नहीं होता है? होता है, नहीं होता है। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर, ये होता है। कुछ लिख दबा तो हो जाता है। देखिए इसका जो होता है, इस ऐसे 3-4 फार्मूला है इसका, अभी हम बताते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर, ठीक है, एक पॉइंट। अब विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, मात्रक ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। एक चीज तो ये है, ये भी होता है किलोवाट आवर। और इसी मीटर का यहाँ सवाल है, ठीक है। किलोवाट आवर जो है इसको हम लोग 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल बोल देते हैं। इसी को हम लोग BOT बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। यानी इसी BOT के माध्यम से हम लोग जो है बिजली का भुगतान करते हैं, बिल का, ठीक है। चलिए अब हम आपको क्या बताएं, कैलोरी किसका मात्रक होता है, कोई बताओ। कैलोरी होता है उष्मा का मात्रक। तापमान का मात्रक मत लिखिएगा। जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल मात्रक होता है ऊर्जा का, चाहे किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। किलोवाट घंटा इसका आंसर हो जाएगा। और वाट सेकंड जो होता है, वाट सेकंड का मतलब भी जूले होता है, यानी कि 1 जूल बराबर तो वाट सेकंड होता है, तो वाट सेकंड का मतलब क्या होता है, जूल। तो ये होगी आपका जो है खाटी जवाब। इसको तोड़िएगा ना तो और आएगा 3 6 अपर 1 2 3 4 शून्य और कितना जूल, कितना जूल। ए भी आ सकता है, आपको ए भी मिल सकता है, ए भी क्या हो सकता है, मिल सकता है। अब आइए एक चीज और हम आपको बताते हैं। कैलोरी जो है ना, ये कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है। अच्छा जूल जो है इसमें आता है 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 के पावर 7 अर्ग, 10 के पावर 7 अर्ग, 10 के पावर 7 अर्ग। और कुछ छूटा का, तो बोर्ड में जगह बचा का। हाँ मेरा मकसद रहता है बोर्ड में जगह नहीं बचना चाहिए, जितना है ना सब निकाल कर रख देंगे। तो हर आँख रसीली, तू सीला हो का। मन लग रहा है ना पढ़ाई लिखाई में? देखो थोड़ा सा मस्ती मजाक में पढ़ो, टेंशन मत लो। सरकारी नौकरी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि तुम्हारा हक है, और ये तुझे मिलेगा। अरे मेहनत तू करेगा, अल्ले कोई और जाएगा? नहीं बताओ ना, ये तो हो गया वही वाला बात की कमाए धोती वाला और खाए लंगोटी वाला। ऐसा नहीं ना चलेगा जी, ठीक ना। चलिए सवाल नंबर 2 पर आते हैं। जिस चीज पर तुम्हारा हक है मेरे साथियों वो तुझे मिलेगा, तुम क्या करो केवल तपस्या में किसी भी प्रकार का कमी मत होने दो। अरे जाएगा कहा, ससुरी जाएगा कहा, आएगी आएगी आएगी। गाढ़ कोशिकाएं प्रक्रिया में शामिल है। देखिए गाढ़ कोशिका कहाँ होती है, अरे गाढ़ है ना, गाढ़ कोशिका होते है लीफ में। गाढ़ कोशिका कहाँ होता है, लीफ में। गाढ़ कोशिका में क्या होता है, वाष्पीकरण की दर इस पे निर्भर करता है, इस पर वाष्पीकरण की दर निर्भर करता है। गाढ़ कोशिका में वाष्पीकरण की दर निर्भर करता है। 2 चीजें गाढ़ कोशिका के बारे में जानिएगा। ये आपको एस्टोमाटा में होता है, इसका फिगर भी लगाए थे, कहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा रुक जाइए, हम देखते हैं फिगर। आ गए, चलिए हम आपको, नहीं 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 नहीं, एक और फिगर था। इसी उस क्वेश्चन में मैं सबसे लास्ट में था शायद, क्वेश्चन के लास्ट में फिगर था। थोड़ा सा इसको रुक जाए, हम बताते हैं आपको, इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ाते ही है कहीं ना कहीं तो है। बड़ा स्लो काम कर रहा है जी।
हाँ, कहाँ कहाँ इमेज लगा देते हैं आप। टाइम का थोड़ा सा इशू है, अपने किस्मत में समय ही कम मिला, वरना शरीर तो थकता नहीं है, आदत बन गया है। ससुरी जाएगी कहाँ, पटना तो इसको बिहारे में है। देखिए, ये है गार्ड सेल, ठीक है। ये है आपका पत्ती का चित्र, किसका, लीफ। लीफ, लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट। लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। यही क्लोरोप्लास्ट है जिसके वजह से प्रकाश क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या होता है, लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसी क्लोरोफिल में होता है, इसी क्लोरोफिल में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। और पौधा इसी के वजह से क्या करता है, भोजन कर लेता है। आइए, आउटर थिन ऑफ बॉल, यानी कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये वाला फिगर, ये आपको पत्ती के बाहरी हिस्सा है जो सबसे लास्ट में होता है। कभी आप गुलाब के फूल लिए हैं, लड़की लोग ज्यादा करती है। अगर आप में से कोई लड़की है तो आप लोग देखे होंगे या किए भी होंगे, हमको लगता है। गुलाब के फूल पहले उसकी पकड़ी को तोड़ लेते थे, पखुड़ी को तोड़ लेते थे, और उसका नाखून पर उसको चपकाते थे और सबको दिखाते थे, देखो हम नेल पॉलिश लगा कर आए हैं। ये 7वां 8वां की कहानी है, हम लोग लड़का में करते थे। जिस समय नेटा एम ऐसे से बहता था, उस समय की चर्चा कर रहे हैं हम। अब तो बहुत समझदार हो गए ना, अब नेटा ऐसे नहीं बहता है, अब लिपस्टिक ऐसे बहता है। चलिए, एपिडर्मिस सेल, उसके बाद वैक्यूल, उसके बाद स्टोमाटापोर। स्टोमाटापोर से क्या होता है, यह एक ऐसा रंध्र है जिसे O2 इन करता है और CO2 आउट करता है। O2 इन करता है और CO2 आउट करता है। देखो फिर से सुनो, O2 इन करता है क्योंकि पौधे O2 लेता है, CO2 छोड़ता है, यानी कि O2 इन करता है, CO2 बाहर करता है। उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, उसके बाद ये है गार्ड सेल। ये क्या है, गार्ड सेल। यही गार्ड सेल जो है ये रक्षा करता है स्टोमाटा का। किसको, स्टोमाटा का रक्षा करता है, ठीक है। गार्ड का काम करता है, गार्ड का गार्डिंग करता है ना जी, ठीक है। चलिए अब आइए, अब आते हैं सवाल पे, क्योंकि सवाल में कुछ ना कुछ और छुपा हुआ है। आजा, चल बाबू आजा, जियो। कम 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 कम, अरे कम। ओह, रूस गया, रूस गया। ना 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 ना, एकदम ठीक है। अरे आओ थोड़ा सा और, कितना कह शर्माते हो, आजा। हाँ चलिए, थोड़ा सा और झलक दिखला जा। अरे दिखलाओ यार, क्या हो रहा है ये सब, काहे नहीं आ रहा है। हाय 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 हाय, पूरे रूस जाता है कार। तहरा आँख नीला नीला तू सीला हो का। चलिए, गार्ड सेल के बारे में हम लोग क्या बोले थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको वाष्पीकरण पे डिपेंड करता है। परिसंचरण के बारे में बताते हैं। परिसंचरण आप लोग जो है अपने शरीर में ब्लड का परिसंचरण होता है या नहीं होता है, ब्लड का क्या होता है, परिसंचरण होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं परिसंचरण के बारे में कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उसके बाद भोजन का परिवहन जो होता है। परिसंचरण के बारे में हम आपको एक बात और बता देते हैं। अब मामला पेड़ पौधा से था, पेड़ पौधा के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, भोजन का परिवहन जो होता है ये होता है आपको फ्लोएम के वजह से। किसके वजह से, फ्लोएम के वजह से। फ्लोएम क्या करता है, एक खाद्य पदार्थ को यानी भोजन को पेड़ के ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी लाता है, यानी कि द्विदिशीय होता है। क्या होता है, द्विदिशीय होता है। क्या होता है, द्विदिशीय होता है। परिसंचरण तंत्र के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि परिसंचरण तंत्र क्या है। परिसंचरण तंत्र क्या है, तो परिसंचरण तंत्र जो है ये जल क्या करता है, जल क्या करता है, जाइलम, जल नहीं, जाइलम जाइलम क्या करता है, जल को और खनिज लवण को दोनों को जो है एक दिशा में खाली नीचे से ऊपर ले जाता है।
लाता नहीं है, ये परिसंचरण का काम करता है। हाँ, उच्च गतिशीलता क्या करता है, तो उच्च गतिशीलता कहाँ होता है, तो एस्टोमाटा में होता है। कहाँ होता है, एस्टोमाटा में होता है। इसमें O2 जो है आता है और CO2 जो है ये जाता है। तो आपका सवाल जो है खत्म हुआ। अब आप लोग देख सकते हैं इसका डिस्कशन, दिख रहा है ना सब आदमी को स्पष्ट। एक बार कमेंट बॉक्स में जो है नीचे बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को जो है आवाज और पिक्चर क्वालिटी इसमें कोई तरह की दिक्कत है क्या। एक चीज तो ये बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम उस हिसाब से क्लास को शेड्यूल्ड करें। जी बिल्कुल, ये आपसे मेरा विनती है। बाकी आप लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो नहीं करो, वीडियो देखो नहीं देखो, हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, आप नहीं देखोगे, जो देखेगा वो नौकरी लेगा। हम इतना ही समझते हैं, जो देखेगा नौकरी लेगा। भाई जो तैयारी करेगा वही ना नौकरी लेगा। तुम मुझे इग्नोर करो, नौकरी तुझे इग्नोर करेगा। नौकरी सबको थोड़ी में मिल जाता है, बातें खत्म है। तैयारी करेगा उसको नौकरी मिलेगा। कहीं ना कहीं से तब पढ़ोगे ना तुम, कहीं ना कहीं से तब पढ़ोगे ना तुम। पढ़ो, जहां मिले वहां से पढ़ो, जहां से मिला था वहां से मारो। चलिए आइए सवाल नंबर 4 पे। कार के रियर व्यू मतलब कार में रियर व्यू जो है उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी यानी कि एफ, यह 2 मीटर, 2 मीटर। यदि कोई बस से दर्पण की 3 मीटर की दूरी पर अवस्थित हो, यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर अवस्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्या बनाने के लिए कह रहा है, प्रतिबिंब, यानी कि भी बनाने के लिए कह रहा है, यानी कि यू देले है। यू कितना देले है, 3 मीटर। और देखो कुछों में उत्तल हो चाहे अवतल हो, यू का मान माइनस में होता है। आइए फॉर्मूला पे आते हैं। दर्पण सूत्र आप लोग जानते हैं, एकदम इजीली आराम से बनाइए ना। देखो न्यूमेरिकल का तो हम स्पेशलिस्ट है, हमारा न्यूमेरिकल जितना बनाने में मन लगता है ना, उतना में पूरा मैथ नहीं मन लगता है हमको। हम ना मैथ से बहुत भागते हैं। 1/f। चलिए आइए अब इसका हल कर लेते हैं। 1/v को रहने दीजिए, थे 1/f और माइनस 1/u। 1/v रहने दीजिए, 1/f। एफ कहाँ है, अरे एक यहाँ है। कितना वैल्यू रख ले है, 2 रख ले है, यानी हमको 2 रखना पड़ेगा। माइनस 1/u, यू कहाँ है, यहाँ है। यू कितना रख ले है, 3 रख ले है, तो 3 रखिए ना। बैग हटाओ तो थोड़ा सा नीचे से। चलिए अब एक हल कर लीजिए। अरे ह से हल और करोगे हल तो मिलेगा बढ़िया फल। 3 गुने 2। अच्छा हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे रे, अरे बाप रे बाप, हम बहुत पीछे हो गए थे कि क्या बोले। देखो कैमरा जो है ना उसका एक सीमित है कि हम इतना ही देर तक कैच करेंगे, है ना। और पैनल एकदम जो है उस पे सेटअप है, तो हम उधर चल जाते तो थोड़ा सा लगता होगा कि हम देखने गए। रे दादा ये सब सवाल देखने की नौबत आएगा अब हमारा। इतना दिन गिर गया हम, ये सब सवाल बनने के लिए देखने जाएंगे। और न्यूमेरिकल, अरे न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट है, कभी आओ ऑफलाइन में, पूरे न्यूमेरिकल को चैप्टर वाइज और जिस लेवल तक कहो उस लेवल तक पढ़ाएंगे। हम बोले नहीं कि हमको न्यूमेरिकल में इतना मन लगता है कि कभी कभी हम दिन भर न्यूमेरिकल पढ़ते रह जाते हैं, दूसरा कोई सब्जेक्ट तो नहीं लेते, मन लग जाता है, हम डूबल रहते हैं। किसी एक चीज के तो स्पेशलिस्ट हमको बनना है, और हम चाह रहे हैं कि न्यूमेरिकल का ही बने। फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का जो है पूरा स्पेशलिस्ट हम बनना चाहते हैं, और उसके लिए हम पूरा अपनी तरफ से एफर्ट और मेहनत कर रहे हैं पूरा। जाने दो नौकरी नहीं होगा, नहीं होगा, पढ़ाएंगे तो वही, किताब ही लाएंगे उसी पर। जीवन में कभी अगर सोचेंगे कि किताब लाएंगे तो उसी न्यूमेरिकल का किताब लाएंगे। मेरा देखना कभी मार्केट में मेरा कोई किताब मिलेगा भी कभी भविष्य में, तो न्यूमेरिकल का आएगा, साइंस विद न्यूमेरिकल ये आएगा, क्योंकि हम उसका स्पेशलिस्ट है। हमको चुनने आता है कि हम किस टाइप के क्वेश्चन को चुन सकते हैं और कितना अच्छा से अरेंज कर सकते हैं। ये हमारा दिमाग बहुत अच्छा से कर लेता है। चलिए इसका हल कर लेते हैं। 3 दूना के 6, अरे 2 तिहाई के 6 माइनस माइनस के प्लस और 3 दूना के 6 का बुझाइल। यानी कि इसका कैसे करोगे, 1/v बराबर में 3 और 2 5
अब 5/6 तिरछा तिरछी गुना कर दोगे ना तू लोग, दिख रहा है कि इधर करते, चलो इधर कर देते हैं। 1/v बराबर में आया है 1 कितना 5/6, 5/6। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो v बराबर में 6/5 ना आ जाएगा। अब भाग दीजिएगा तो आपको क्या लगता है 1.2 नहीं आ जाएगा। ये जो v है ये दर्पण के, देखिए यहाँ 2 ऑप्शन है, ये तो कट गया, ये तो आंसर नहीं होगा। दर्पण के सामने कि दर्पण के पीछे, अब बताइए जी, प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में आया है। अरे प्लस में आया जी। अच्छा प्लस में मामला आता है तो फिर दर्पण के पीछे होता है कि दर्पण के आगे होता है? उत्तल में है, ध्यान से रखिएगा, अवतल में नहीं है, उत्तल में है। दर्पण के पीछे कि दर्पण के आगे, ये बताइए आप लोग। जब प्लस में होगा तो याद रखिएगा कि यह जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसन? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि प्लस में है। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा तो यह काम केवल और केवल दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के आगे नहीं होगा, क्योंकि कल्पना हमेशा पिछुआर से। दर्पण के कहाँ बनाएंगे? पीछे। क्या मीटर की दूरी पर? 1.2 मीटर की दूरी पर। चलिए इसको देख लीजिए एक नजर। अरे एकदम गलत नहीं होगा, चिंता नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट रखिए हाथ में, हमुआ बनाने से नहीं होगा। इस सवाल को देखिए 5, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? अरे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? BaOCl2, ये तो ब्लीचिंग पाउडर है। एक और फॉर्मूला होता है इसका, BaOCl, ये भी होता है इसका। इसमें क्लोरीन होता है, इतना जानबे करते हैं आप लोग। इसका काम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का काम है कीटाणु रहित जल का शुद्धिकरण। मतलब जल में अगर कीटाणु है तो उसको क्या करेगा? मारेगा। ब्लीच करने का काम करता है। क्या करता है? ब्लीच। किसी चीज को ब्लीच करना। उसका दवा के रूप में भी इसका उपयोग होता है, दवा के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और भी होता है ब्लीचिंग पाउडर तो बहुत ही जो अब हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, तो कहाँ कहाँ नहीं है? तो देखिए, हाँ ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीकरण एजेंट भी है, ये हो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण एजेंट, ये ऑक्सीकरण एजेंट है। यानी कि पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाता है तो बिल्कुल बनाता है, और जब बनाता है तो ये आंसर नहीं है। कहला क्योंकि पूछा कि न वाला चाहिए हमारा, नहीं। कोई रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में काम करता है? बिल्कुल करता है, और जब करता है तो नहीं होगा आंसर। सोडा एसिड अग्निशामक में उपयोग होता है, ये सवाल बोला है कि सोडा एसिड अग्निशामक में उपयोग होता है, तो हमको नहीं पता है। केक बेकिंग सेकने उपयोग होता है, तो हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला जानेंगे। सोडा एसिड अग्निशामक जो है, देखिए अग्निशामक में तो उपयोग होता है बेकिंग पाउडर का, NaHCO3, ये तो आप लोग जानते हैं। और अग्निशामक में उपयोग होता है। और केक सेकने में जो है इसमें भी NaHCO3 का उपयोग होता है। तो जनरली इसका जो आंसर होना चाहिए था, ये दोनों होना चाहिए था कि इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता, इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता। लेकिन केक बेकिंग में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पूर्णतः नहीं होता है। इसमें हो भी सकता है, अग्निशामक में हो भी सकता है, लेकिन केक बेकिंग यानी कि जो चीज सेक कर हम लोग खाते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर रख देंगे, मर जाएंगे ना रे भाई, समझ रहे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें 100% नहीं होता, इसमें चांस है, काहे कि NaHCO3 तो है, ब्लीचिंग पाउडर क्यों फेंट फाड़ देता होगा, हमको नहीं पता। लेकिन इसमें तो एकदम नहीं होगा कि ब्लीचिंग पाउडर फेंट के खाएंगे, ये गर्मी में गर्मी निकाल देगा, समझ रहे हो। चलिए 5 के बाद सवाल नंबर 6। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटिस को कब बढ़ेगा? हाँ देखिए,
हम ये भी बात बता देते हैं, ये आपको नया लग रहा है वो क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग मारिए पहले, पक्का कहते हैं कि गलत मारिएगा आप लोग। हाँ हम जानते हैं कि आप आंसर क्या लीजिएगा। लिए है ना आप लोग आंसर ये वाला, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग? सच बताओ, दिल पर हाथ रख के बताओ, लिए हो या नहीं लिए हो? लिए हो ना, चलो। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा सब बताते हैं, गर्भ निरोधक तकनीक। तो गर्भ निरोधक जो तकनीक है ये 3-4 प्रकार से तो गर्भ का निरोध करते हैं। पहला तो कंडोम लगा के, कंडोम लगा के क्या करते हैं कि यह एक बाह्य यंत्र है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान उपयोग करते हैं और ओवम से स्पर्म को टकराने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें फैगोसाइटिस नहीं होता है। कॉपर टी का उपयोग, कॉपर टी का उपयोग क्या होता है कि इसमें हम लोग वेजिना पर एक यंत्र लगा देते हैं। वह यंत्र क्या करता है, स्पर्म को ओवन तक जाने ही नहीं देता है और हुए मार देता है, किल करता है। ठीक ना, तो ये महिला के द्वारा उपयोग किए जाने वाला यंत्र है और इसके माध्यम से फैगोसाइटिस बढ़ता है। इसके माध्यम से फैगोसाइटिस को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। तो ये आंसर होगा कॉपर टी। ठीक है, चलिए सर्जरी। देखिए सर्जरी 2 प्रकार से होता है। ठीक है, सर्जरी 2 प्रकार से होता है। एक होता है पुरुष में, गर्भ निरोधक करने के लिए पुरुष में भी सर्जरी हो सकता है और महिला में भी हो सकता है। पुरुष का क्या कीजिए जानते हैं, इसको कीजिए वेसेक्टोटॉमी। क्या, वेसेक्टोमी। और महिला में करेंगे ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। पुरुष का है नस निकाल के काट के बांध देंगे और महिला में भी वही काम करेंगे। ठीक है, नस निकाल के काट के बांध देंगे। गर्भ निरोधक गोली का उपयोग, इसका भी उपयोग करते हैं जैसे माला डी। एक और आता है सहेली। ये सब जो गोली है, ये गोली आपको गर्भ निरोध से रोकने का काम करती है। तो ये सब जो चीजें है, ये गर्भ निरोधक तकनीक तो है, लेकिन शुक्राणुओं का फैगोसाइटिस जो है एक कॉपर टी के माध्यम से होता है। ये वजीना पर लगता है महिला में, महिला यांत्रिक यंत्र है और एक्स का काम है फैगोसाइटिस को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल एक्सप्लेन कर देंगे हम, चिंता मत कीजिए। आइए इसको देख लेते हैं। सवाल है 7, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं? देखिए न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था, ये आपको ऑक्टेव रूल्स कहते हैं इसको, कि ना 1800 कितना में 66 में 1866 में ऑक्टेव रूल आया था जो न्यूलैंड्स दिया था। और यह नियम जो दिया था ये परमाणु भार पर आधारित था। कथी पर? भार पर। ये जो है संगीत के 7 सुर, 7 सुर सारे गामा, सा रे गा मा पा धा नी। देखिए तो गिने 1 2 3 4 5 6 7, इस पे बैठाया तो 7वां जो था इसमें से 8वां गुण पहला गुण के तत्व के समान आता था। इसलिए इसको जो है हम लोग न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल्स बोले, अष्टक नियम बोले। इसमें क्या है, जिस समय ये रूल आया उस समय टोटल मात्र 56 तत्व ज्ञात थे। कितना तत्व ज्ञात थे? ज्ञात तत्व 56 था, जिसमें से पहला था हाइड्रोजन। प्रथम तत्व कौन था? हाइड्रोजन। दूसरा कौन, सबसे अंतिम कौन था? थोरियम। अंतिम कौन था? थोरियम। और थोरियम का एक्स मोनोजाइट होता है, याद रखिएगा। अब देखिए जब ये सजाया ना तो ली ना को, ठीक ना, बे एम जी का सरबरा, फिर उसी नगमा प्रियंका इस वजह सब जोड़। अब इसको जब जांचा तो देखा कि ये रूल जो है कैल्शियम तक ही लागू हो रहा है। कहाँ तक लागू हो रहा है? कैल्शियम तक।
तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का जो अंत है कैल्शियम तक का ही है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है, लागू होता है। कहां तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। ठीक है, इसका यह मतलब है कि इसका आंसर होगा, ये पूछा था कि किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे, किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे। तो लिनाक, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो यहाँ लिनाक तो है, लिनाक तो है, ये सब का गुण समान आएगा। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन प्रथम तत्व था, थोरियम लास्ट तत्व था। ठीक ना, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए भाई, डिस्कशन में पूरा बोर्ड भर जाता है। ठीक है, और अभी जो डिस्कशन है, अभी वही पॉइंट लेंगे जो पॉइंट रिवीजन के तौर पर आएगा, और 5 सेटों के बाद वह पॉइंट लेंगे जो पॉइंट आप जानते भी नहीं, चाहे दुइयों को बात बताएंगे, लेकिन वह पॉइंट जोड़ के देंगे आपको जो बातें आप नहीं जानते हैं या आपको आपकी किताब में नहीं मिल रहा है। ठीक ना, चलिए सवाल नंबर 8। 8 में क्या है? हो निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? ठीक है, लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है, तो नोट लिख लो, सबसे अच्छा नोट लिखो। लिंग के बारे में आप जानना चाहते हो तो हम बता देते कि तोहर आँख नीला नीला तू रसीली हो का 22 प्लस XY। ये तो जानते हैं कि ये फीमेल होता है, फीमेल होता है, और ये मेल वाला होता है। इतना तो जानते ही होंगे आप लोग इतना तो हम विश्वास करें कि आप जानते होंगे। चलिए, ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, लिंग का जो है आनुवांशिक निर्धारण के बारे में आपको चर्चा करेंगे हम। तो घोंघा, घोंघा में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। आनुवांशिक नहीं होता है ये घोंघा में। ठीक है, केचुआ उभयलिंगी होता है। केचुआ, चाहे घोंघा भी, चाहे सीप, और कुछ होता है क्या? ये सब क्या होता है? उभयलिंगी, उभयलिंगी। इस उभयलिंगी का मतलब समझते हैं? इस उभयलिंगी का मतलब ये होता है कि ये बड़का जो है, ये बड़का जो है, ये बड़का जो है, ये है घोंघा बड़का। ठीक है, बड़ा वाला घोंघा, आई छोटा वाला घोंघा है, ये छोटा घोंघा है। घोंघे है लेकिन छोटा है। तो क्या होगा कि बड़ा घोंघा जो है अपने आप में मादा बन जाएगी, और छोटका जो घोंघा है अपने आप में नर बन जाएगा, और तब जो है सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा। इसके माध्यम से इसका प्रजनन दर बढ़ता है। यानी कि बड़ा वाला जो घोंघा है वो अपने आप को मादा रूप में आ जाएगी, और छोटा वाला जो घोंघा है वो अपने आप को नर में आ जाएगी। तो इतना बातें आप लोगों को याद रखना चाहिए, याद रखिए। गौरैया के बारे में बता दे। गौरैया तो एक पक्षी है, गौरैया एक पक्षी है। अब पक्षी में कई गो चेम्बर? हृदय में 4 गो। पक्षी के हृदय में कई गो चेम्बर? 4 गो चेम्बर। आइए आइए आइए, अगला सवाल पे होगी। और अपने साथियों के साथ शेयर नहीं करते आप लोग। आपसे शिकायत है हजरात, 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 आपसे शिकायत है कि आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर नहीं करते हैं, जिसके वजह से आप तो पढ़ लेते हैं, सीख जाते हैं, आपके साथी छूट जाते हैं। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि उसको दिखेगा कि हाँ इसको भी पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो भी तो हमसे प्यार करता है, तो उसके पास भी फैलाइए ना, पहुँचाइए ना, तब ना वो भी लाइक करेगा, है ना। चलिए चलिए, प्यार नहीं करता है नफरतें करता है, नफरत के निगाह से कम देखेगा। तो एक प्रकाश किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश
देखिए जब भी अभिलंब बोलेगा ना, अभिलंब, तो इतना ही समझ लीजिए कि अभिलंब जब भी होगा तो 90 डिग्री पे होगा। पहली बात, ये कहाँ पर होगा? 90 डिग्री पर। लेकिन आंसर इसका 90 डिग्री नहीं होगा, आंसर 45 नहीं होगा, आंसर 30 नहीं होगा। पहली, अब दो गो आंसर बच रहा है, एक 90 और एक 0। लेकिन सवाल को समझिए, बोला है एक प्रकाश की किरण दो माध्यम, तो ऐसा कीजिए और दो गो माध्यम बनाइए। तो एक माध्यम बनाइएगा 100 घन, 100 घन, और एक माध्यम बनाइएगा विरल, ये ना बनाइएगा जी। और नहीं तो दूसरा माध्यम बनाइएगा यहाँ, यहाँ रख दीजिएगा विरल और यहाँ रख लीजिएगा 100 घन, 100 घन बनाइएगा ना। अब हम बताते हैं एक बात, जब आप लोग सघन से विरल के, जब आप सघन से विरल में किसी किरण आरेख को आने देते हैं तो क्या करेगा? विरल में अविलंब से दूर भागेगा। अविलंब से क्या करेगा बेचारा? दूर भागेगा, ऐसे भागेगा, वैसे, ठीक ना। तो क्या करेगा? जब सघन से विरल में आएगा तो अविलंब से दूर भागेगा, और जब दूर भागेगा तो इसका चाल तेज हो जाएगा। हाँ हाँ, इसका चाल क्या होगा? तेज हो जाएगा। बस सेम इसी का उल्टा यहाँ होगा, जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा और इसका चाल धीमा हो जाएगा, इसका चाल धीमा धीमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आ गया। सर जी इसका आंसर कैसे निकलेगा? अरे निकलेगा ना चिंटू, तुम रुको ना। भी बोला है आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण। अरे आपतित किरण तो मान लेते कि किरण आपतित हुआ, और अपवर्तित किरण अब बोला है अभिलंब पर, तो अभिलंब पर अपवर्तित किरण सीधा निकल जाएगा और टकरा के फिर उधरे चल जाएगा। अरे भाई आया गया आया गया, तो ये तो नीतीश चाचा के तरह है ना, है ना। तो 0 डिग्री के कोण बनाएंगे, एकदम मिलेगा आर्यभट्ट का 0, ठीक ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। 10, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। किण्वन, बिल्कुल ये तो सही बात है। तो जब इस बात सही है तो गलत कहां से हो गया? तो ये आंसर नहीं होगा। देखिए कितना सवाल मोड़ता है। बोला निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हम पढ़े में गड़बड़ा गए। आइए दादा, लगता है कि बिना पीले निशा हो गया। होली का असर आ रहा है, होली का असर नहीं। चलिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत चुनना है मेरे साथी। तो किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, यह गलत है। तो किण्वन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बिना ऑक्सीजन नहीं ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, बिना ऑक्सीजन के भी किण्वन की अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, बिल्कुल सही। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, एकदम ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, एकदम सही है। इसका मतलब है कि इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आइए सवाल नंबर 11 पे आते हैं। इसमें ज्यादा कुछ था भी नहीं, और एक इमेज लगाई हुई है जिसके माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। तो आप लोग तनका सा जो है हमको मौका दीजिएगा तो हम आपको समझा देंगे। दूसरा 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 इमेज क्या है? नेक्स्ट इमेज। चलिए यही सवाल है। इस इमेज के माध्यम से हम पूरा प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का 6 कार्बन जो है मॉलिक्यूल है, यानी कि C6। आया है तो तुम रुको ना, हमको समझाना है चिंटू सबको, तुम काहे नहीं समझते ये सब बातें। C6H12O6 ये ग्लूकोज बा। आई ग्लूकोज क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से पाइरुवेट विखंडन होगा, अब विखंडन होगा तो C3H6O3 बनाएगा, जिसको हम लोग जो है पाइरुवेट बोलते हैं। ये पाइरुवेट में मॉलिक्यूल और एनर्जी टूटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 3 रास्ते बनेगा। एक तो ए जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति होगा ए वाला रास्ता, देखिए यहाँ O2 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तो ये काम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तब मिलेगा हमको CO2 प्लस में H2O और प्लस में एनर्जी। अच्छा NERGY,
और कितना एनर्जी मिलेगा बाबू? तो एनर्जी मिलेगा, हम आपको बता देते हैं, उनने से बन जाएगा 36 एटीपी और इधर मिलेगा 2 एटीपी, यानी टोटल हो जाएगा 38 एटीपी। एटीपी तो ये जो 36 एटीपी मिलेगा ये आपको साइटोप्लाज्म वाला मिलेगा, और ये जो 2 एटीपी मिलेगा ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाला मिलेगा। ठीक है, तब जाके 38 एटीपी बनेगा। और लैक ऑफ O2 यानी कि O2 आंशिक रूप से जब जाएगा तो यह तो लैक्टिक अम्ल बनाएगा। जब आप लोग दौड़ते हैं, खूब बहुत बड़ा व्यायाम वाम करते हैं, खूब हंफते हैं, कूदते हैं, चाहे रतिया में स्टेजवा पर नाचते हैं, तो देखते हैं सुबह, आई रे बाप रे बाप, बारह दे हाथ में दर्द है रे दादा, करते हैं नहीं करते हैं? यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सही से नहीं हुआ है, यानी हुआ तो है लेकिन सही से नहीं हुआ है, पूरा कंफर्ट जोन में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया है, जिसके वजह से जो है लैक्टिक अम्ल आपके शरीर में बन गया है। और यह लैक्टिक अम्ल निकालने के लिए आप लोग एंटा एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटा एसिड लेते हैं, या खट्टा खाते हैं। खट्टा खाते हैं ना जी? बताओ, खाते हो नहीं खाते हो? नहीं खाते हो, झूठ बोलेगा। चलिए आते हैं, कहाँ गए थे? आयुष, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रास्ते अलग है मेरे, अब कहाँ जाए हम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। चलिए सवाल नंबर 11। 11 है, समूह के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? देखिए हम बताते हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ता है, और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो अधात्विक गुण घटता है। और अगर आप अप टू डाउन आइएगा, अप टू डाउन आइएगा तो 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 अप टू डाउन आइएगा, धातुई गुण बढ़ता है, धातुई गुण बढ़ता है। और डाउन टू अप जाइएगा, ये तो अप टू डाउन है, और डाउन टू अप जाइएगा तो धातुई गुण क्या होता है? घटता है। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ उपस्थित कौन कौन है? ओ ए सी, ओ ए सी, उससे 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 टीपो, ये ना होता है, पीओ, ये ना है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना। तो हिजा बोल रहा है कि समूह के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो सबसे ज्यादा तो इसी में ना होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुई गुण बढ़ेगा, मतलब कि ए बढ़ते चला जाएगा नीचे की ओर, यानी कि इसका आंसर क्या होने वाला है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ। इसका आंसर क्या हो? नहीं नहीं, एस एस ना, एस ना, उससे टीपो, इसका आंसर क्या होगा? ओए होगा, ओए होगा, ओ। धातुई गुण बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुई गुण क्या होगा? बढ़ेगा। अधातु गुण इधर से भी आएंगे, अगर इधर से भी आते तो भी बढ़ता। ये 2 पॉइंट हम लिख दिए, इसीलिए ये 2 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, बोलो ना, बोले भी नहीं करता है, बढ़े। चलिए 11 के बाद 12। अब थोड़ा सा हम देखा है, अगर आपको विश्वास नहीं तो एक और चीज दिखाते हैं, आइए। देखिए यहाँ आइए, इस फिगर के माध्यम से समझिए। जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित रहता है, और अगर हम आवर्त में बाएं से यानी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। संयोजकता की अगर बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर अपरिवर्तित रहता है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लिख देते हैं। चलिए आपको साफ साफ कर देते हैं, ये हो गया आपको गुण, गुण हो गया, गुण हो गया,
ये हो गया अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन। और ये हो गया आवर्त में लेफ्ट टू राइट पहला। देखिए गुण में है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा साथे साथे। अगर पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछता है तो ये अपरिवर्तित रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें बढ़ जाएगा। अगर आपसे पूछेगा संयोजकता, संयोजकता, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें को 1 से 4 तक बढ़ेगा, 1 से 4 तक बढ़ेगा और उसके बाद घट जाएगा। उसके बाद फिर जो है घट कर शून्य हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, घटता जाएगा, घटेगा और घट कर घटेगा और फिर शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, दो बातें। यहां से सवाल पूछा गया है, हम आपको बता देते हैं। परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करें, परमाणु त्रिज्या या आकार, क्योंकि त्रिज्या आकार पे डिपेंड करेगा। तो अप टू डाउन आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि घटेगा। क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और एक बात और बताते हैं, किसी भी आवर्त में सबसे छोटा आकार हाइड्रोजन का होता है। मतलब यहां नोट में लिख लीजिएगा, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, नोट में लिख लीजिए, ये क्या होगा, घटेगा। और यहां नोट में लीजिएगा, हाइड्रोजन का आकार, हाइड्रोजन वर्ग है, वर्ग 17 को हाइड्रोजन वर्ग कहते हैं। हाइड्रोजन यानी वर्ग 17, वर्ग 17 का आकार, वर्ग 17 का आकार क्या होता है, वर्ग 17 का आकार क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। कहला है कि इसके बाद आर्गन वाला ग्रुप आ जाता है। चलिए फिर देखिए धातुई गुण, तो धातुई गुण के बारे में अभी तो चर्चा किए थे, अभी तो किए थे। धातुई गुण बढ़ता है, धातुई गुण बढ़ता है, और जब इधर बढ़ता है तो इधर घटता होगा। सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाइए। आइए अधातुई गुण, अधातुई गुण, अगर अधातुई गुण जो है, अधातुई गुण घटता है, अगर यहाँ घटता है तो इधर बढ़ता होगा। ये भर गया है फिर भी टेंशन नहीं लीजिए, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, चिंता नहीं कीजिए आप। ठीक है, फिर देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है, और जब अप टू डाउन घटेगा तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, ध्यान से रखिएगा। इसके बाद जो भी लिखेंगे सब घटेगा, जैसे आयनन विभव, आयनन विभव एक घटेगा, मतलब उधर बढ़ेगा। फिर आइए विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत और ऋणात्मकता, तो विद्युत ऋणात्मक क्या होगा, घट जाएगा। उसके बाद ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति, ये भी क्या होगा, घट जाएगा। तो इतना ही मामला है ये आवर्त सारणी में, गोई गोई नहीं कीजिए, गोई गोई करने से जो है सारा काबिलियत खत्म हो जाता है। इतना ही मामला याद करके जाना है और एग्जाम पास। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं ना, आप पूरा आवर्त सारणी को बस इतना ही निचोड़ में रखिए, और यहीं से सवाल पूछा भी जाएगा। आपको क्या लगता है कि पूछेगा कि बताइए मोसले का आवर्त सारणी किस पे सजा हुआ था, तो आप कहेगा बा हमरा ना पता है, परमाणु संख्या पर। तो ये तोरा पता है और लोग के ना पता है, तो तोरा कहा नौकरी मिलेगा, ओकरो तो मिलेगा। समझ रहे हो ना, तो जो उसको नहीं पता है वो तुमको पता होगा तब ना तुमको मिलेगा। समझ में नहीं करता, इतना काबिल तुम बनो। ठीक, चलिए आइए आते हैं एक नजर हम लोग अपनी दुनिया में। बैक टू द पॉइंट, हाउ आई एम कंप्यूटर स्क्रीन, ओके, एंड नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, मिनिमाइज, वेयर इज मिनिमाइज फंक्शन, यस, ओके, थैंक यू। पता नहीं जी,
आज काहे इतना हम खुश लग रहे हैं, लग रहा है कि सवाल नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो ये जो है आपको डब्ल्यूबीसी जो है अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। और यह जो होता है, एक बात याद रखिएगा, रोग संक्रमण होता है, रोग संक्रमण। और इसको जो है इसका जीवन काल, ये बात पूछता है, जीवन काल ज्यादा इस पर के बारे में चर्चा नहीं करना। जीवन काल मात्र 4 दिन का होता है। अच्छा, 4 से 20 दिन तक, कोई कोई किताब 4 से 20 दिन लिखेगा, तो मान लीजिए कि कोई किताब लिख दिया कि 7 दिन का होता है, तो आप मान लीजिए कि सही है, ठीक ना। लेकिन आरबीसी जो है ये, इसको जो है हम लोग तो कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी को प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और इसका आयु जो होता है मात्र 120 दिन का होता है। और आपको और बता दे, आरबीसी में डीएनए होता है, यही तो इसकी विशेषता है। मेन काम तो इसका यही है, आरबीसी के माध्यम से ही ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजेंट ब्लड जो होता है वो पूरे शरीर में फैलता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है, ठीक है। चलिए आइए अब आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। देखिए, बायोलॉजी क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत जो है हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, और इसके पीछे का कमजोरी आप समझ सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन साइंस है तो हम करा देते हैं। यदि हम में अमोनिया का विलय मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनता है। सवाल में थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यदि हम में अमोनिया मिलाते हैं, हम में नहीं, हमारा में कहा अमोनिया कोई मिलाएगा जी, इसको रख देते हैं। सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जिसके वजह से हमको आंसर दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। अगर होगा भी तो जब तक स्पष्ट बात नहीं आएगा तब तक हम आंसर लगा देंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कहने लगते हैं सर गलत लगा दिए आप। अरे आप लगा दिए तो ठीक कीजिए ना जी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा तब ना हमारा पता चलेगा, अब पता चलेगा तब ना हम ठीक करेंगे। पढ़ाना ना पड़ता है दिन दिन भर। आइए, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट, देखिए नोट लिख लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या है कि हम करेंगे गड़बड़ा जाएगा मैटर। नोट लिखिए, नोट। किसी व्यक्ति को अगर अवतल दर्पण से आग लगाना है तो वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दे, बात खत्म। किसी व्यक्ति को अगर आग लगाना है तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दीजिए। तो अवतल दर्पण, पहली बात तो कि होगा ही नहीं, फोकस दूरी धनात्मक होती तो है। गोलीय दर्पण, यह एक अवतल गोलीय दर्पण है। देखिए अवतल तो है एकदम सही है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा ए वाला। देखिए थोड़ा सा इधर टाइपिंग एक्स्ट्रा हो गया है। देखिए यह एक गोलीय दर्पण है, कहा कि बोला है सवाल, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह एक अवतल दर्पण है। हम बोले हैं यहाँ कि एक अवतल दर्पण पर रखेंगे, अवतल दर्पण के कहाँ? फोकस पर। अवतल दर्पण के कहाँ? फोकस पर। अवतल दर्पण के कहाँ? फोकस पर। उसके बाद अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वो आपको जो है धनात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद उत्तल दर्पण या एक अभिसारी दर्पण है, नहीं, उत्तल दर्पण अभिसारी दर्पण नहीं होता है, तो ये भी गलत। एक और ऑप्शन कोई ना कोई होगा, एक और ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए केवल और केवल आंसर जो है, सब काटिए ऑप्शन को और लिखिए आंसर ए। आंसर ए। आपको क्या लगा था कि कुछ लिखा के चल जाएंगे हम? नहीं ना जाएंगे कुछ लिखा के जी, क्या चिंता करते हैं आप। सवाल नंबर 15। इस सवाल को तो हम कितना दिन से बताते आ रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा
निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग करते हैं? तो इसको करते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। हम कई बार बताया कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना। तो राइट हैंड रूल में हमको आपको कितना बार बताया कि आप याद करिएगा FBI, FBI, यानी कि इससे होगा क्या? फोर्स। ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या होगा? करंट। ठीक है। और ये F जो है ये आपको अंगूठा पर दिखेगा, B तर्जनी पे, I मध्यमा पे। फिर इधर भी वैसी ही आपको पढ़ाए थे हम माई फर्स्ट कॉलेज, यानी माई से मोशन, F से चुंबकीय क्षेत्र और C से धारा। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से अनुसार। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बहुत बार कराए हैं, तब कराने का दिल भी नहीं करता। आइए एक क्वेश्चन और है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया, अच्छा इसमें अभिक्रिया को संतुलित करना है तो आप लोग नहीं कर लोगे, देखना कंपोनेंट किसमें कितना है, कितना किधर है, कितना किधर है, एक कर लीजिएगा आप लोग। ये तो नाइन्थ का, जब हम लोग नाइन्थ में प्रवेश करते हैं तो हम लोगों को समीकरण को संतुलित करना सिखाया जाता है, सेवेंथ में भी सिखाया जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये नहीं समझिएगा कि हमको नहीं आता है, हम आपके लिए छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्यों होगा। ठीक, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट्स क्यों नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है? चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, काहे नहीं हो सकती है, होता ही है, एक दूसरे के समांतर ही होता है, तो ये तो बिल्कुल संभव है। चुंबकीय बल रेखा सकेंद्रित वृत्त हो सकती है, बिल्कुल हो ही सकती है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिजित कर सकती है, ऐसा कहियो कर ही नहीं सकती है। तो ए और बी आंसर सही है, ए और बी आंसर सही है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर हो सकती है, चुंबकीय बल रेखा सकेंद्रित वृत्त हो सकती है, एक दूसरे को नहीं काटेगी, और सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव पर होता है, सबसे कम केंद्र पर होता है, यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, और सबसे ज्यादा जो चुंबकीय होता है वो नाल चुंबक में सबसे ज्यादा चुंबकत्व होता है। ये सब बातें तो आपको चुंबक में याद। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। बढ़ जाए, आपकी इजाजत हो तो हम आगे की ओर बढ़े। 17 के बाद 18। चलिए, मानव वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चंदन पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो इसमें आप लोग जो देखिए बोल रहा है कि मानव वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो एक किया जाता है, आप लोग देखिएगा, प्रोटीन का तो बिल्कुल नहीं करेगा, हटा दीजिए, तो ये भी हटा दीजिए। उसके बाद वसा का भी जो है नहीं करेगा, तो करेगा किसका किसका? ग्लूकोज का, जल का, लवण का, एमिनो अम्ल का। तो यही आंसर सही होगा, ग्लूकोज का, जल का, लवण का और एमिनो अम्ल का करेगा। ठीक है। 18। तोहर आँख नीला नीला तू रसीली बारू का, कहाँ गया रे? टाइम कितना हो गया यूज? नहीं मानेगा आज भी, चलो छोड़ देते हैं, रात ज्यादा हो गया। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के साथ स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? यानी कि देखिए ये है AgBr प्लस KNO3, तो लगा दीजिए ना, क्या लगाइएगा? इधर लगाइए क्या लगाइए तो हो जाएगा। देखिए ऐसे है A प्लस बी और AgBr, अब प्लस में एक कल क्वेश्चन था ना सेट नंबर 2 में, ये सवाल सेट नंबर 2 में था कि हम बोले थे कि अगर हम यहाँ से देखिए तो यहाँ से अगर हम करेंगे AgBr KNO3, हाँ ठीक तो है, यहाँ A के जगह पर आ जाएगा AgNO3 और B के जगह पर आ जाएगा KBr। देखिए AgBr और NaNO3, ये सेट नंबर 2 में क्वेश्चन था, हमको याद है। अब याद तुम करो कि था या नहीं था, सेट नंबर 2 में क्वेश्चन था। आइए सवाल नंबर 20 देखते हैं।
सवाल नंबर 20 है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है भाई? क्या स्थिर अनुपात को नियम को संतुष्ट करने के लिए? नहीं। इसका नियम कौन किया था? स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट कब दिया था? तो ये दिया था 1632 ईस्वी में। कब दिया था? 1632 ईस्वी में। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, बिल्कुल सही। हम लोग इसीलिए तो संतुष्टि करने के लिए करते हैं, अभिकारकों और उत्पादों के उन द्रव्यमानों के अनुपात को दर्शाने के लिए जिनमें अभिक्रिया करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वही आंसर सही है बस। आइए सवाल 20 हो गया। 21 देख लेते हैं। 21 क्या बोला है? गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? देखिए हम एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं आपको। कॉन्सेप्ट क्या है कि कहेगा ना प्रकीर्णन पे क्या क्या होता है, प्रकीर्णन की वजह से। कभी कभी क्या है, बच्चा सब समझ लेता है कि आकाश में नीला रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है इसलिए ऐसा होता है, लेकिन नीला रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक नहीं है। सीवी रमन नाम के एक वैज्ञानिक थे, प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव के बारे में बताए थे। कौन? सीवी रमन। 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव, प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के बारे में बताया। एक अपना समीकरण दिए थे कि स्कैटरिंग जो होगा 1/λ⁴ होगा, ये दिए थे। और ये बताए थे कि इसको जो है ना सीवी रमन इफेक्ट कहेंगे, यानी रमन इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। इसलिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। प्रकीर्णन जो है, याद रखिएगा आप लोग, जैसे कहेगा कि बादल सफेद दिखता है तो ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। कहेगा आकाश नीला दिखता है, आकाश नीला दिखता है। समुद्र नीला दिखता है, समुद्र नीला दिखता है। घास हरा दिखता है, घास हरा दिखता है। ये सब किसके वजह से होता है? ये सब जो है रमन प्रभाव के वजह से होता है। और याद रखिए इस सवाल में कभी भी आंसर जो है आप नीला का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है नहीं मारिएगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य हमेशा लाले का ज्यादा होता है और बैंगनीय का कम होता है। लेकिन रमन प्रभाव के माध्यम से यह खोज किया गया तो पता चला कि ये जो स्कैटरिंग है नीला पर ज्यादा होता है। इसलिए समुद्र का रंग नीला, आकाश का रंग नीला, बादल का रंग सफेद और घास का रंग हरा होता है। और इसका रंग करिया दिख रहा है। हम करिया दिख रहे हैं ना जी। चलिए आंसर पे आते हैं। कहां से आ जाए? चलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। आंसर तो यहीं पे है, आंसर तो यहीं पे है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। आइए 22 नंबर में। 22 नंबर को आप बोलता है सवाल ज्यादा हो गया क्या? अगर हो ही गया तो चलिए आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है आप लोग करके देखिएगा। इसका आंसर होगा 16 गुना के बराबर हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 16:1। रुक जाइए, इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि नाइट ज्यादा हो गया और टाइम हो गया मेरा, तो हम तो अब निकलेंगे। निम्नलिखित में निम्न धातुओं को क्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही, अवरोही मतलब बढ़ते क्रम ना जी। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम तो ये होता है को, ना, का, मग, अल, जन, फे, पीबी, एच, जी, ये ना होता है। तो देखो ना को, ना, का, तो को, ना, का है क्या? नहीं। को, ना, का, मग नहीं है, अल नहीं है, जन है, तो यही तो जल है, यही तो जन है, यही तो जन है, यही तो जन है। यहाँ तक तो ठीक ठाक है। उसके बाद फे, पीबी, तो कॉपर। देखिए एच क्यू से पहले सी क्यू आएगा, और तो यही आंसर सही है, यही सही है, यही सही है। क्योंकि देखिए होता क्या है, को, ना, का, इसके बारे में भी हम बहुत बार पढ़ा है। का, ना, का, मग, अल, जन, फे, पीबी, एच, जी, सी यू कोबाल्ट, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, एच, जी, ए, जी, एच, जी, एच, जी, एच, जी, ए, जी, औ, ये होता है। अब इसके माध्यम से निकाल के देख लीजिए। एक क्रियाशीलता श्रेणी होती है, इसका माध्यम से ये पता चलता है कि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशीलता श्रेणी के अंतिम में है और सोना सबसे अंतिम में। चलिए आज का डिस्कशन समाप्त हुआ, फिर हम लोग कल
अगले डिस्कशन में मिलेंगे। और आपसे विशेष बात करना यह है कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं, ताकि हम आपको जो है डिटेल उस पर मंथन करें और उस टाइप का क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार करके लाए। ठीक है, तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। जय श्री राम, जय हिंद।